नमस्कार दोस्तों, डागुर्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप भारद्वाज। हमारा पुराना जो टॉपिक है वो हमारा संतुलित भोजन से संबंधित हमारा टॉपिक चल रहा था। उसके शेष जो अवयव हैं उनकी हम आज इस जो वीडियो है उसमें चर्चा करेंगे। और हमारा अगला जो हमारा संतुलित भोजन का अवयव था, जो हमने कंपोनेंट बताए थे आपको या न्यूट्रिएंट बताए थे, उनमें से हम अगला जो है अवयव, पांचवा जो अवयव है उसकी हम बात करेंगे, जो कि कौन सा है, विटामिन्स। आज हम विटामिन्स की इसमें बात करेंगे। इसके बाद में हम जल की भी यहाँ बात करेंगे, जो कि जो हमारे संतुलित भोजन है उनके अवयव शेष हमारे रह गए थे। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन्स में हमने सबसे पहले आपको बताया था कि विटामिन्स किस प्रकार के अवयव हैं। तो यहाँ पर इनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, पहली बात तो ये है। इसके अलावा विटामिन्स और किस प्रकार के हैं, तो हमने कहा कि ये कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं। क्या है? कार्बोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने कार्बनिक कंपाउंड्स में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ में विटामिन्स को रखा था। बाकी के खनिज लवण और जल कैसे हैं? अकार्बनिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर दो प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, ऊर्जा देने ना देने वाले और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के बारे में हमने बताए थे। दो तरह के क्वेश्चन जो कि इन एलिमेंट्स में से या हम ये कहें अवयवों में से थे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी हम चर्चा करते हैं विटामिन्स की, कि विटामिन्स हैं क्या। विटामिन्स का जो शाब्दिक अर्थ है, विटामिन्स का शाब्दिक अर्थ जो है दोस्तों, वो क्या है? वो शाब्दिक अर्थ है बीटा प्लस एमीन्स। बीटा प्लस एमीन्स। ठीक है, अब बीटा प्लस जो एमीन्स हैं, बीटा का जो अर्थ है वो, बीटा का अर्थ होता है लाइफ, और लाइफ का अर्थ आपको पता है, लाइफ को किस नाम से जानते हैं हम? जीवन के नाम से। और एमीन्स जो हैं वो एमीन्स क्या हैं? एमीन्स नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? एमीन्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजनी पदार्थ, यानी नाइट्रोजिनस जो एलिमेंट्स हैं वो कौन होते हैं? वो एमीन्स होते हैं। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एमीन्स। ठीक है, तो जीवन में जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं, काम आते हैं, उन्हीं को हमने क्या बोला? विटामिन बोल दिया। क्या बोल दिया? विटामिन्स। ठीक है, फिर हम खोज के इतिहास की यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिनके पास में इसकी खोज का या शब्द के नामकरण का ये श्रेय जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खोजकर्ता की। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर खोजकर्ता की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? खोजकर्ता की बात करें, तो खोजकर्ता जो हैं इस विटामिन्स के, वो वैज्ञानिक हैं हॉपकिंस। कौन है? हॉपकिंस साहब ने इन विटामिन्स को खोजा था। कई समूह जो है उन्होंने, हॉपकिंस साहब ने ये बताया था, तो श्रेय जो है हॉपकिंस साहब को जाता है किसका? इस विटामिन्स की खोज का। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक हैं कैसिमिर फंक। कौन से हैं? कैसिमिर फंक। ये फंक साहब जो हैं, इन्होंने शब्द दिया था, और वो शब्द कौन सा था? विटामिन शब्द। तो विटामिन शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन? कैसिमिर फंक। और खोज का श्रेय किसके पास जाता है? तो हम कहते हैं कि खोज जो है वो किसके पास जाता है? हॉपकिंस साहब को। तो खोजकर्ता तो कौन है? हॉपकिंस साहब हैं, और कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द दिया। अब इन विटामिन को देने के बाद, जिनमें हमने कहा कि ये लाइफ है और नाइट्रोजिनस पदार्थ हैं जिनको विटामिन बोला, इनको देने के बाद हम इन विटामिन्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में विभक्त करते हैं हम? दो भागों में या दो वर्गों में इनको डिवाइड करते हैं। किस आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर इनके हम दो ग्रुप्स बनाते हैं। तो विटामिन्स को दो प्रकार हमने बांटा, किसके आधार पर? इस विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर। लेकिन एक और विशेषता है कि जब इनको गर्म किया जाता है तो विटामिन्स क्या हो जाते हैं? शीघ्रतया नष्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनकी एक विशेषता है कि गर्म करने पर ये विटामिन्स कैसे होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनकी क्या है? विशेषता। अब हमने कहा विलेयता के आधार पर दो वर्ग इसके बताए हमने। एक प्रकार के जो विटामिन्स हैं वो ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, और एक ऐसे हैं जो जल में घुलनशील नहीं है। वो कैसे हैं? वसा में घुलनशील हैं। यानी जिनको, जो वसा में घुलनशील हैं उनको तो हमने कह दिया वसा विलेय विटामिन, और जो जल में घुलनशील हैं उनको हमने क्या कहा? उनको कहा जल विलेय विटामिन। तो इस तरह से हमने इन विटामिन्स के दो समूह बना दिए। एक समूह को हमने क्या कहा? वसा विलेय, और एक समूह को हमने क्या कहा? जल विलेय। और वसा विलेय और जल विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? इन जल विलेय विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो ऐसे हैं पानी में घुलने वाले, इसलिए इन विटामिन्स को हम जल विलेय विटामिन कहते हैं। तो किन विटामिन्स को जल विलेय विटामिन कहा जाता है? तो हमने कहा बी और सी ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, इसलिए इनको जल विलेय विटामिन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम जो वसा विलेय विटामिन है, वसा में घुलने वाले विटामिन है। शेष जो विटामिन हैं वो किस में घुलते हैं? वसा में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वसा विलेय विटामिन। कौन कौन से हैं वसा विलेय विटामिन? इनकी हम बात कर लेते हैं। तो ए वसा विलेय है, डी ई के।
ये जो विटामिन हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, वसा में घुलने वाले हैं। तो हम ये कहें कि जो वसा में घुलने वाले विटामिन हैं वो कौन से हैं, वो कौन से हैं, एडेक जो हैं वो कैसे हैं, वसा में घुलने वाले, और बस जो हैं वो किस में, पानी में घुलने वाले। तो बस किस में है, घुलनशील, पानी में, और एडेक किस में है, वसा में घुलनशील। ठीक है दोस्तों, यहां से प्रश्न भी आता है। प्रश्न क्या आता है, तो यहां अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहां पर इस प्रकार से पूछा जाता है, निम्न में से जल में विलेयशील विटामिन नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से जल में विलेयशील या हम ये कहते हैं घुलनशील विटामिन नहीं है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें ऑप्शन हमारे पास में है, ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है, हमने कहा प्रश्न हमने आपको दिया कि जल में घुलनशील नहीं है, जल में नहीं घुलने वाला हमें देखना है, विटामिन ए, विटामिन बी, और सी है विटामिन सी, और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमने कहा जल में नहीं घुलने वाला विटामिन कौन सा है, जल में नहीं घुलने वाला विटामिन कौन सा है। तो यहां पर एक बात आती है कि बी और सी की बात करें तो ये कैसे हैं, जल में घुलने वाले। ठीक है, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि जल में घुलने वाले, इसमें ऐसा नहीं है कि जल में घुलने वाला विटामिन नहीं है। और हमने ये देखा कि जल में कौन से नहीं घुलते हैं, जो वसा में घुलनशील हैं वो जल में नहीं घुलते। और वसा में घुलनशील कौन, तो हमने कहा एडेक वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, अब एडेक वसा में घुलनशील हैं तो ए, डी, ई, के, इनमें से वसा में घुलनशील वाले ग्रुप में से हमें देखना है ये विटामिन जल में नहीं घुलने वाले हैं। तो इनमें से हमारे पास में जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन, राइट ऑप्शन कौन सा है, विटामिन ए ऐसा है जो वसा में घुलने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी के ये ऑप्शन वसा में घुलनशील तो नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये कैसे हैं, जल में घुलनशील। जबकि हमने कैसा पूछा है प्रश्न कि जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ये तो जल में घुलनशील है, तो हाँ ये वाले हैं, ये वाले भी है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ए इसमें दे रखा है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, विटामिन ए। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है, या फिर इस प्रश्न को मैं दूसरी तरह से भी पूछ सकता हूं, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है, और ऑप्शन सेम है, तो इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो एडेक जो है वो वसा में घुलनशील है, एडेक का ए जो है वो यहां पर है, तो इसका मतलब वसा में घुलनशील कौन सा, ए जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दो जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग प्रकार के, ऑप्शन मैंने सेम दे करके इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, वो विटामिन ए हुआ। क्या हुआ, विटामिन ए। ठीक है, तो यहां पर और भी प्रश्न इसमें से, जैसे मैंने कहा जल में घुलनशील नहीं है, तो और भी प्रश्न बन सकता है, जल में कौन सा घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है। इस प्रकार के प्रश्न इन ग्रुप से आते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, अब बात ये करते हैं कि जो विटामिन हैं उन सभी विटामिन की शरीर में जो आवश्यकता है वो उपापचयी क्रियाओं को या जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए होती है। ठीक है, क्या कार्य हैं सभी विटामिन के, और इसके अलावा विशेषताएं क्या हैं इन विटामिन की, इनके रासायनिक नाम क्या हैं, जो कि हमारे पास में एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनमें से उनका साधारण नाम के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी सोर्सेज जो हैं वो पूछ लेता है, और हमारे पास में जो इनकी कमियों से होने वाले जो रोग हैं, डिजीज हैं, इनके बारे में ये हमें पूछता रहता है। तो इस तरह से हम रासायनिक नाम या कमी से होने वाले रोग या इनकी विशेषताओं के बारे में, यहाँ सभी विटामिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम इनकी स्टडी विटामिन की आगे करेंगे। विटामिन ए से लेकर के बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, यहाँ तक इन विटामिन की हम स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले हम सबसे पहले विटामिन ए की बात कर लेते हैं। तो क्या उपयोगिता इस विटामिन की, क्या इंपॉर्टेंस है मानव शरीर में, इसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो विटामिन है वो सबसे पहला विटामिन हमारे पास में आता है विटामिन ए। कौन सा है, विटामिन ए। इस विटामिन ए की चर्चा हम कर लेते हैं कि भाई विटामिन जो ए है इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या उपयोगिता है और विशेषता इसकी क्या है। यहाँ इस ए विटामिन की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए ए विटामिन
इस विटामिन का सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक नाम की, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं, यानी और क्या फंक्शंस हैं जो मानव शरीर में इन विटामिन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इस विटामिन ए की। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या कहा जाता है इसको? रेटिनॉल। कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इनमें कमी से एक रोग होता है रतौंधी, जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है दोस्तों इसको? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। एक होता है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया जो डिजीज है वो डिजीज कैसी है? नेत्र का शुष्कपन, नेत्र का शुष्कपन, यानी शुष्क हो जाता है नेत्र, इस प्रकार की डिजीज कहलाती है जीरोफ्थैल्मिया। और नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग ऐसा है कि प्रकाश की तीव्रता जब कम होती है तो प्राणी को दिखाई देना कैसा हो जाता है? बंद हो जाता है या कम हो जाता है। वो डिजीज कौन सी कहलाती है? रतौंधी। तो रेटिनॉल यानी जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन कौन से रोग? रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। इसके अलावा इस ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। या हम ये कहें कि रेटिनॉल जो रासायनिक नाम है वो किस विटामिन का है? तो हमने कहा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, इसके अलावा क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या उपयोगिता हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी भी हम यहां पर बात कर लेते हैं ए से संबंधित। चलिए दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा अगर हम बात करें ए की, तो यहां पर मात्रा की बात कर लें तो मात्रा कई जो अवयव हैं उनमें मात्राएं ए की पाई जाती हैं। इनमें से हम मछली के यकृत के तेल की बात कर लें, मछली के यकृत के तेल की बात कर लें, ये स्रोत है भरपूर विटामिन ए का। इसके अलावा फलों और सब्जियों की बात कर लेते हैं, फलों और सब्जियों की बात कर लेते हैं, और इनमें से भी हम गाजर की अगर बात करते हैं तो विटामिन ए का ये क्या है? स्रोत हैं जिनसे हमें विटामिन ए जो है वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, यहाँ पूछा जाता है यहाँ पर मछली के यकृत का जो तेल है वो ए और डी का ये प्रचुर स्रोत है। डी की सर्वाधिक मात्रा भी मछली के यकृत के तेल में पाई जाती है, विटामिन डी की। वहां भी हम इसकी मछली के यकृत के तेल की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा ये विटामिन है? तो यहाँ इसकी एक विशेषता है, संक्रमण रोधी विटामिन है। कैसा है? संक्रमण रोधी, यानी कि ह्यूमन बॉडी को संक्रमण से बचाता है। तो इसका मतलब ये हो गया, कुछ हम इम्यूनिटी की बात करें, मानव शरीर की इम्यूनिटी की बात करें तो उससे संबंधित भी यह विटामिन हो सकता है, क्योंकि मानव में संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए यह विटामिन उपयुक्त होता है। इसकी ये उपयोगिता है। इसके अलावा हमने कहा कि इसमें हेलीवीट लिवर ऑयल, ये कोड लिवर ऑयल जो कि हमने यहाँ बता रखा है, ये इनके स्रोत हैं किसके? इस विटामिन ए के। इसके अलावा स्वस्थ बनाए रखता है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें उपकला ऊतक जो है उसकी भी ये क्या करता है? उपकला ऊतक जो होता है, मानव शरीर में कई प्रकार के ऊतक होते हैं, उनमें से एक ऊतक है उपकला ऊतक। जंतु ऊतकों में हम पढ़ते हैं तो मानव के उपकला जो ऊतक है उसको ये स्वस्थ बनाने का काम भी कौन करता है? विटामिन ए। ठीक है, इसके अलावा आंखों में जो रोडोप्सिन वर्णक है, कौन सा वर्णक? रोडोप्सिन वर्णक जो है उसकी मात्रा पर भी ये क्या करता है? नियंत्रण रखता है। कौन सा? विटामिन ए। क्योंकि यहाँ इस वर्णक की हम बात करते हैं तो वो जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? इस रतौंधी रोग से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में टीकाकरण अभियान में इस विटामिन ए को दिया जाता है, रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? टीकाकरण अभियान में। ठीक है, कई रोगों से संबंधित रखा जाता है, जहां पर हम खसरा रोग की भी बात करते हैं। इसके अलावा अगर अधिकता हो जाए विटामिन ए की, क्या हो जाए? अधिकता, ज्यादा हो जाए विटामिन ए, तो टॉक्सिसिटी जो है, वो विषाक्तता जो है, वो उस विषाक्तता का एक कारण बन जाता है जब अगर विटामिन ए की जो मात्रा है वो शरीर में ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब ज़्यादा भी विटामिन ए मानव शरीर के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। तो टॉक्सिसिटी जो है, विषाक्तता है, उसको ये जन्म देता है। इसलिए विटामिन ए की जो मात्रा है वो कैसी होनी चाहिए? नियंत्रित मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा होगी तब भी रोग, वो कौन सा? विषाक्तता, और कम होगी तब भी रोग, कौन से? रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो हमें प्रमुख रूप से याद करनी है कि एक तो उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाता है, दूसरा ये संक्रमण रोधी विटामिन है। कौन सा? विटामिन ए। और कमी से ये रोग जो है रतौंधी और जीरोफ्थैल्मिया हो जाते हैं। रासायनिक नाम कौन सा है? रेटिनॉल। किसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ए से संबंधित ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम विटामिन सी की बात करेंगे। ठीक है, विटामिन बी की हम एक साथ कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन आएंगे, जिनमें से हम B1 से लेके B12 तक के जो विटामिन हैं उनकी हम चर्चा करेंगे एक साथ, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन की। ठीक है,
तो उनको हम बाद में करेंगे, पहले हम ए के बाद में सी की चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। चलिए दोस्तों, अब इस विटामिन सी की बात कर लेते हैं। वही प्रश्न हमारे वही आएंगे, जो रासायनिक नाम की बात करेंगे, कमी से कौन से रोग हैं, विशेषताएं जो हैं इस विटामिन की, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सी से प्रश्न कई बार आए हुए हैं। प्रश्न वैसे तो विटामिन में ऐसा कोई भी विटामिन नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ एक का दुक्का विटामिन को छोड़ करके, लेकिन मैक्सिमम जो विटामिन हैं वहाँ से हमारे पास में प्रश्न एग्जाम्स में आते रहते हैं। चाहे हम पुलिस की बात कर लें, चाहे हम पटवार की बात कर लें, चाहे हम रीट की बात कर लें, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस इन विटामिन से आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इस विटामिन सी की। सी जो है इसका रासायनिक नाम है, उसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इस रोग की बात करें कि भाई इस सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं स्कर्वी रोग। क्या बोला जाता है इसको? स्कर्वी रोग। तो सी की कमी से कौन सा रोग? ये स्कर्वी जो रोग है वो सी की कमी से होने वाला है। इस रोग को ही हम इस नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं नाभिक रोग। नाभिक रोग, या इसको हम किस नाम से जानते हैं? सेलर डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेलर डिजीज। सबसे पहले नाभिकों में, यानी सेलर जो हैं नाव चलाने वाले, उनमें देखा गया, इसीलिए इस रोग का नाम क्या रख दिया गया? सेलर डिजीज। किस रोग का? स्कर्वी रोग का। होता क्या है? मसूड़ों और दांतों से खून बहना, ये इस रोग में होता है। ठीक है दोस्तों, किसमें? इस सेलर रोग में या नाभिक रोग में। विशेषताएं क्या हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। तो प्रतिदिन हमें सर्वाधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? सी की आवश्यकता सर्वाधिक मात्रा में हमें इन विटामिन में होती है रोजाना में। और भारतीयों की बात करें तो भारतीयों में तो सी का जो स्रोत है वो हरी मिर्ची है। तो इसका मतलब हरी मिर्ची के रूप में भारतीय ग्रहण करते हैं इस सी को रोजाना। तो एक तरह से सी का भारतीयों के लिए सोर्स की बात करें तो भारतीयों द्वारा तो कौन सा सोर्स है इसका? हरी मिर्च। कौन सा है? हरी मिर्च। किसका? इस सी का। इसके अलावा अन्य जो स्रोत हैं वो हम नींबू कुल के जो पौधे हैं वो सभी के सभी हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, इसके अलावा मौसमी है, ये सभी के सभी किसके हैं? इसके स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं? सी के। इसके अलावा टमाटर, पालक, बेर, और मैक्सिमम जो मात्रा है वो किसकी होती है? आंवले की। यानी आंवले में इसकी मैक्सिमम मात्रा होती है। किसकी? इस विटामिन सी की। लेकिन विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, इनकी भी यहां चर्चा कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करें संचय। तो संचय तो होता नहीं इसका, शरीर में संचय इसका नहीं होता। किस विटामिन का शरीर में संचय नहीं होता? तो सी का संचय नहीं होता। इसके अलावा गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन है। गर्म करने पर यह क्या होगा? सबसे पहले शीघ्रतया ये नष्ट होने वाला विटामिन है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है? तो कौन सा होता है? सी होता है। और मानव में मूत्र द्वारा भी ये जो बाहर आता है विटामिन, वो कौन सा है? वो भी कौन सा है? सी। तो यहां पर अच्छा प्रश्न जो है, अच्छा प्रश्न ये भी है कि मानव में मूत्र द्वारा बाहर निकलने वाला विटामिन भी कौन सा है? ये विटामिन सी है। कौन सा है? सी। तो ये सभी विशेषताएं जो हैं वो किसकी हैं? सी की हैं। ठीक है, प्रतिदिन स्रोत हरी मिर्ची, मानव में मूत्र द्वारा प्रतिदिन निकलने वाला जो विटामिन है वो कैसा? वो भी सी है। इसके अलावा हमने कहा कि इसके जो सोर्सेज हैं, मैक्सिमम जो मात्रा है वो किस में पाई जाती है? आंवले में सी की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा पपीता है, या हमने कहा नींबू कुल के पौधे हैं, इनमें भी इसकी क्या है? स्रोत या इनकी मात्रा सी की पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इसके अलावा एक अच्छा जो इसका प्रश्न है जो वर्तमान परिदृश्य से संबंधित है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो उपयोग है सबसे ज़्यादा वो क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में इसका उपयोग होता है। यानी कि मानव की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सी की उपयोगिता है। अभी दोस्तों कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना में ये सबसे पहले बताया गया कि भाई जिसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है उसमें ये वायरस बहुत कम काम करता है या उस पर असर नहीं डालता। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए फिर ये भी बताया गया है कि इस प्रकार के पदार्थों का हम सेवन करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। ठीक है, तो नींबू या उससे संबंधित जो फल हैं,
इसके अलावा आम की बात करें तो ये फल ऐसे हैं जो इस इम्यूनिटी को बढ़ाने या सी की मात्रा के स्रोत हैं, तो इसको लेने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, तो हमने कहा सी जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, ये एक उसकी बहुत बड़ी विशेषता है, किसकी, इस सी की। तो यहां पर ये भी हमारे पास में क्या है, इंपॉर्टेंस ही रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम अगर बात करें अंडा, दूध और दूध के उत्पाद, इनमें ये नहीं होता, यानी कि इनमें इसकी क्या होती है, एब्सेंट होती है, इनमें इसकी अनुपस्थिति होती है। दूध एवं उससे बने पदार्थों में सी की उपलब्धता नहीं होती, यानी सी विटामिन नहीं पाया जाता। तो किन सोर्सेज में सी नहीं पाया जाता, तो हम कह रहे हैं कि भाई दूध और उससे बने जो उत्पाद हैं, या हम कहें पनीर है, या हम कहें दही है, इनमें ये सी की जो उपलब्धता है वो नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये सी से संबंधित बातें जो हैं वो हमारे पास में हो गई हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंसी या इम्पोर्टेंट जो विटामिन है वो मानव शरीर के लिए है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि मानव की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मानव द्वारा मूत्र के रूप में उत्सर्जन, या हम ये कहें कि प्रतिदिन स्रोत जो है मानव जो ग्रहण करता है सी का, वो हरी मिर्ची इसका स्रोत है। ये इसके मेन फीचर्स हैं, किसके, इस विटामिन सी के। कमी से रोग हमने बताया स्कर्वी या नाभिक रोग, और एस्कॉर्बिक अम्ल इसी का क्या है, रासायनिक नाम है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट विटामिन की बात कर लेते हैं, और वो है विटामिन डी। कौन सा है, विटामिन डी। अब बात करते हैं हम विटामिन डी की। चलिए दोस्तों, विटामिन डी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारे पास में आता है कौन सा, रासायनिक नाम का। रासायनिक नाम डी से आपको हड्डी याद रखना है, और हड्डी की मजबूती के लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कौन सा, कैल्शियम। कौन सा चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम के आधार पर इसका रासायनिक नाम जो है वो कौन सा है, कैल्सीफेरॉल। तो डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसके बाद में कमी से कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स रोग। कौन सा है, रिकेट्स रोग। इसको सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, और ये बच्चों में होने वाला रोग है। किन में होने वाला रोग है, ये बच्चों में होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और रोग होता है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होता है, हड्डियां कोमल हो जाती हैं, और ये रोग जो होता है ऑस्टियोमलेशिया वो वयस्कों में होता है। तो इसका मतलब बच्चों में तो कौन सा, रिकेट्स रोग, और वयस्कों में कौन सा, ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा है, ऑस्टियोमलेशिया, या हड्डियों की कोमलता वाला जो रोग है वो कौन सा है, ऑस्टियोमलेशिया। ये दो जो रोग हैं वो किसकी कमी से, कैल्सीफेरॉल की कमी से होते हैं, कैल्सीफेरॉल की कमी से। इसकी बात करें सबसे ज्यादा मात्रा, तो हमने एक के साथ में एक हमने बताया था पदार्थ जिसमें हमने कहा था मछली के यकृत का तेल, इसमें इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है। किस में होती है, मछली के यकृत का तेल। ये भी इंपॉर्टेंट हमारा प्रश्न है इसमें कि मछली के यकृत के तेल में किसकी मात्रा सर्वाधिक, तो हमने कहा डी की मात्रा इसमें क्या होती है, सर्वाधिक। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि जो हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन है वो कौन सा है, तो डी विटामिन ऐसा है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो एक विशेषता और है कि विटामिन डी किसकी तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, हार्मोन की तरह। इसके अलावा प्रकृति की बात करें तो स्टीरॉयड प्रकृति की बात आती है कि स्टीरॉयड प्रकृति इसकी होती है, और रुधिर में ये कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। किसकी मात्रा को, वो दोस्तों कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी जो है, मानव शरीर जो है, वो भी डी का फॉर्मेशन करता है। मानव शरीर का अंग है त्वचा, जो शरीर का सबसे बड़ा अंग भी कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा। ठीक है, तो त्वचा जो है वो त्वचा सूर्य के प्रकाश में डी का फॉर्मेशन करती है। किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में त्वचा जो है स्किन, वो किसका फॉर्मेशन करती है, इस डी का फॉर्मेशन करती है। तो ये विशेषताएं जो हैं वो किससे हैं, डी से संबंधित। तो दो प्रश्न जो हैं वो डी से संबंधित हैं कि हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो हमने कहा डी हार्मोन की तरह कार्य करता है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव की त्वचा द्वारा किस हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाता है, तो हम कहेंगे कि डी का फॉर्मेशन मानव की त्वचा द्वारा किया जाता है। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये प्रश्न जो है वो डी से संबंधित हैं। इसके बाद में हम विटामिन, अगले विटामिन की बात कर लेते हैं, और हमारे पास में अगला जो विटामिन आता है डी के बाद में वो है ई, विटामिन ई। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं किसकी, इस विटामिन ई की बात कर लेते हैं।
विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई से अच्छे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है किससे? रासायनिक नाम से, कि ई का रासायनिक नाम क्या है। ई का रासायनिक नाम जो है वो कहलाता है टोकोफेरॉल। क्या बोला जाता है इसको? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल, या हम ये कहें टोकोफेरॉल रासायनिक नाम किस विटामिन का है? तो विटामिन किसका है? ई का। डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ए का क्या है? रेटिनॉल। ये सभी इन विटामिन के क्या है? रासायनिक नाम है, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है दोस्तों, रोग की बात कर लेते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग? तो नपुंसकता जो रोग है वो इसकी कमी से होता है, जिसको हम बांझपन या इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि संतानोत्पत्ति की क्षमता जो है उसमें कमी आती है अगर विटामिन क्या नहीं है? विटामिन ई शरीर में कम है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब बांझपन की स्थिति पैदा हो जाती है जब इस विटामिन की कमी हो जाती है। इस विटामिन का एक बढ़िया प्रश्न ये है कि मानव शरीर में सुंदरता का जो विटामिन है वो कौन सा है? तो हमने कहा सुंदरता का जो विटामिन है वो कौन सा है? वो विटामिन ई जो है इसे हम सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। किसका विटामिन कहते हैं? सुंदरता का विटामिन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे शुक्राणु एवं अंडाणु, इनके परिपक्वन में ये सहायक है। शुक्राणु अंडाणु को बनाने में ये मदद करता है, इसीलिए इसको प्रजनन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसको? हम प्रजनन हार्मोन के नाम से जानते हैं हम, यानी कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। कौन सा? विटामिन ई। कौन सा है? विटामिन। हमने कहा विटामिन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये किसकी तरह कार्य करता है? विटामिन प्रजनन हार्मोन की तरह कार्य करता है। कौन सा? विटामिन ई, जिसको हमने रासायनिक नाम क्या दिया? उसको दिया हमने टोकोफेरॉल। कौन सा दिया? टोकोफेरॉल। कुछ हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं कि भाई सोर्सेज इसके क्या हैं। तो यहाँ पर हम सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज इसके अंकुरित दाल एवं अनाज हैं। किसके सोर्सेज? इस विटामिन ई के। इसके अलावा फाइबरस फूड जो है उसमें भी ई पाया जाता है। सब्जियां, फल हैं, उनमें ई की मात्रा होती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा की अगर बात करें तो सोयाबीन का जो तेल है, किसका तेल? सोयाबीन का तेल, इसमें इस सी की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। किसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है? सी की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो सोयाबीन जो है उसमें हम प्रोटीन का भी प्रचुर स्रोत मानते हैं। किसको? सोयाबीन को। लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन तो हमने बताया किसमें है? स्पाइरुलिना एक शैवाल है, उसमें मैक्सिमम स्रोत होता है, जिसमें 65% प्रोटीन होता है। और सोयाबीन की बात करें तो 46% हमने आपको सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा बताई थी। तो अब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? विटामिन ई की। तो विटामिन ई का भी प्रचुर स्रोत कौन? सोयाबीन विटामिन ई का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, अंकुरित जो दालें अनाज हम ग्रहण करते हैं उसमें बढ़िया जो हमारे पास में आहार है उसमें विटामिन ई की मात्रा भी आती है, और इसके साथ साथ फाइबरस फूड जो है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी विटामिन ई से संबंधित बातें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम विटामिन की बात करेंगे, और वो विटामिन कौन सा है? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। चलिए, के की बात कर लेते हैं। चलिए, के में हमारे पास में सबसे पहला प्रश्न आता है, वही कौन सा? कि इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है के का, इसको हम कहते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोला जाता है इसको? फाइलोक्विनोन। तो फाइलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो हम कहेंगे कि जो के है उसका रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। कार्य क्या है? कार्य की बात कर लेते हैं, तो ब्लड का क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। किसमें? मानव में। ब्लड क्लॉटिंग, आपको पता है कि अगर किसी कारणवश मानव शरीर का कोई अंग कट फट जाए तो उससे ब्लीडिंग या रुधिर का स्राव होता है, और इसके पश्चात मानव शरीर में तुरंत, या हम ये कहें स्वतः ही 5 से 7 मिनट में ये रुधिर बंद हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाती है रुधिर के बंद होने की, रुधिर का थक्का बनना। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हमारे पास में विटामिन के नहीं है शरीर में तो क्या होगा? रुधिर का थक्का नहीं बनेगा और रुधिर शरीर से एवरल रूप से या लगातार बहता रहेगा। ठीक है, तो ब्लड लॉस ऑफ ब्लड के कारण से हमारे पास में ये है कि मानव की मृत्यु तक भी हो सकती है अगर लॉस ऑफ ब्लड लगातार बहुत टाइम तक चले। ठीक है, इस लॉस ऑफ ब्लड के कई और भी कारण हैं, जिनमें कुछ हम डिजीज की बात करते हैं, आनुवंशिक डिजीजों की बात करें, जैसे हम हीमोफीलिया की बात करें, वो अन्य इसके क्या हैं? कारण हैं। ठीक है, लेकिन के की वजह से भी रक्त का थक्का नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक मात्रा इसकी के की किस में? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में के की सर्वाधिक मात्रा होती है, और आंत्र में भी के का फॉर्मेशन होता है। ई कोलाई जो जीवाणु है वो के का जो है वो फॉर्मेशन करता है। इसके साथ में
प्रोथ्रोम्बिन, किसकी बात करें हम, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसके निर्माण में भी सहायक होता है। यानी कि यकृत इनका फॉर्मेशन करता है, किसका, प्रोथ्रोम्बिन का और फाइब्रिनोजन का। ये दोनों ही क्या है, प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में यकृत की बड़ी महती भूमिका होती है, ठीक है। और ये दोनों ही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों ही प्रोटीन्स की उपयोगिता किसमें होती है, ब्लड के क्लॉटिंग में, इस रक्त के थक्का बनाने में इनकी उपयोगिता होती है। क्योंकि अंत में फाइब्रिनोजन ही किसमें कन्वर्ट होता है, फाइब्रिन यानी कि धागेनुमा संरचना में कन्वर्ट होता है, जिससे एक जाल जैसी संरचना बनती है और उसमें कणिकाएं फंस करके रुधिर के थक्के को बनाती हैं, या हम ये कहें रुधिर के बाहर निकलने को रोकती हैं। ये प्रोसेस ही कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग। क्या कहलाती है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रमुख काम क्या है, ब्लड का क्लॉट करना या रुधिर का थक्का बनाना, किसका, इस विटामिन के का। तो यहां हमारे पास में विटामिन ए से लेके ए, इसके अलावा सी, डी, ई और के, इन हमारे विटामिन की चर्चा हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन हैं उनकी, जिनमें से हम B1 से लेके और B12 तक के जितने भी हमारे पास में विटामिन हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो विटामिन है वो हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, और बी कॉम्प्लेक्स में भी पहला जो विटामिन आएगा उसकी हम बात करेंगे, और वो है विटामिन B1। कौन सा है, विटामिन B1। तो नेक्स्ट हमारे पास में विटामिन आता है विटामिन B1। कौन सा आता है, विटामिन B1। इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों। वही सबसे पहला प्रश्न हमारा B1 का भी वही होगा, कौन सा, कि इसका रासायनिक नाम क्या है। B1 का जो रासायनिक नाम है, इस B1 को हम कहते हैं थियामिन या थाइमीन। इसको क्या बोला जाता है, थियामिन या थाइमीन। क्या बोला जाता है, थियामिन या थाइमीन। ये इसका रासायनिक नाम है, किसका, B1 का। तो B1 का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन या थियामिन। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं बेरी-बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग। और इसमें होता क्या है, बेरी-बेरी में पेशियों की जो निष्क्रियता है वो हो जाती है, तो मांसपेशियां जो हैं वो काम नहीं करती इस विटामिन की कमी के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण, B1 की कमी के कारण। किसके कारण, B1 की कमी के कारण। इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं B1 की, तो देखो, यह तंत्रिका तंत्र, इस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो हमने कहा मांसपेशियां की निष्क्रियता हो रही है, तो कंट्रोल किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो इसका मतलब इफेक्टेड कौन है, नर्वस सिस्टम। किसके द्वारा, इस B1 के द्वारा। तो यह तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। सही बात है, मांसपेशियां भी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है, मांसपेशियां जो काम कर रही हैं, इस तरह से हाथ ऊपर या नीचे या ऊपर हो रहा है, तो इसका कारण क्या है, मसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन या अनुशीतलन के द्वारा हो रहा है। और ये कार्य किसके द्वारा कंट्रोल है, इस ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। यानी कि हमारी जो शरीर में तंत्रिकाएं पड़ी हुई हैं, जाल पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये फंक्शन करती हैं। तो कौन सा तंत्र प्रभावित हुआ, तंत्रिका तंत्र। किस विटामिन से, विटामिन B1 से, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये पाया कहाँ जाएगा, तो अनार के छिलकों में ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अनार के छिलकों में। कौन सा विटामिन अनार के छिलकों में पाया जाता है, तो B1 जो है अनार के छिलकों में पाया जाता है। लेकिन पॉलिश युक्त जो चावल हैं, इनमें इसकी क्या होती है, एब्सेंस होता है। इसके अलावा इसकी अगर कमी हो जाए तो हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि हम ये कहें कि हार्ट संबंधी जो डिजीज है वो भी इस विटामिन B1 की वजह से हो सकती हैं। ये जो बातें हैं वो सभी की सभी किससे संबंधित बातें हैं, B1 से। तो इसका मतलब हृदय या मांसपेशियों या तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो विटामिन है वो कौन सा है, वो B1 है। कौन सा है, B1। तो इसका मतलब हार्ट संबंधी, हृदयाघात संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी जन्म ले सकती हैं किसकी कमी से, इस B1 की कमी से, ठीक है। लेकिन हमने रोग कौन सा बताया, बेरी-बेरी। कौन सा बताया, बेरी-बेरी, ठीक है। या पेशियों की निष्क्रियता, ये हमने डिजीज की बताई। अब बात करते हैं कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल इस विटामिन B को खत्म करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई शराबी व्यक्ति है तो उसमें विटामिन B की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो आपको पता है हृदयाघात संबंधी बीमारियां या इसके अलावा पेशियों की निष्क्रियता संबंधी बीमारियां ये उस व्यक्ति में हो सकती हैं। किसमें, जो अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। बात समझाई। तो ये सभी बातें किससे संबंधित हैं, B1 से। नेक्स्ट अब विटामिन की बात करेंगे हम, किसकी, B2 की। किसकी बात करेंगे, B2 की। तो B1 का रासायनिक नाम क्या बताया हमने, थाइमीन या थियामिन। अब B2 की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो विटामिन है वो है हमारे पास में विटामिन B2। विटामिन कौन सा है, B2। चलिए दोस्तों, सबसे पहले B2 का क्या है, रासायनिक नाम की बात करेंगे। तो देखिए रासायनिक नाम क्या है इसका, राइबोफ्लेविन।
क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? B2 का रासायनिक नाम है। किसका नाम है? B2 का रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा रोग की बात करें तो इसके द्वारा, इसकी कमी के द्वारा कौन से रोग होते हैं? कीलोसिस रोग हो जाता है, कीलोसिस रोग। या हम ये कहें मुंह के छाले या जीभ में स्वेलिंग या होठों के किनारों की जो त्वचा है वो फटने लग जाती है, वो डिजीज कहलाती है कीलोसिस। क्या कहलाती है? कीलोसिस। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा, देखिए होठों को किनारों की त्वचा ये फटना। इसके अलावा सोर्सेज की बात करें तो दूध है, मटर है, मांस है, अंडा है, पत्तेदार सब्जियां हैं, ये इसके सोर्सेज हैं। किसके? इस विटामिन B2 के। किसके? विटामिन B2 के। ठीक है दोस्तों। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। कमी से कौन सा रोग? कीलोसिस रोग। ए का रासायनिक नाम, B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 के रासायनिक नाम में हमने बताया थियामिन या थाइमिन। कमी से कौन सा रोग? ए की कमी से कौन सा रोग बताया हमने? तो हमने बताया था ए की कमी से कौन सा रोग बताया था? तो उसमें बताया था बेरी रोग। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम तीसरे कॉम्प्लेक्स का जो विटामिन है तीसरा, उसकी हम बात करते हैं B3। कौन सा? विटामिन B3। तो सबसे पहले विटामिन B3 जो है उसके रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं। तो अब विटामिन आता है हमारा नेक्स्ट, कौन सा? B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, या इसको हम कहते हैं निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम? तो हमने कहा B3 का रासायनिक नाम कौन सा? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ठीक है। कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं पेलेग्रा डिजीज। क्या बोलते हैं इसको हम? पेलेग्रा डिजीज। तो इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है और इस पेलेग्रा रोग को हम कहते हैं 4D रोग। कौन सा रोग कहते हैं इसको हम? 4D रोग। 4D, डी से संबंधित है, जिसमें कौन कौन से हैं? एक तो आता है डायरिया, डिमेंशिया, इसके अलावा हमारे पास में और कौन सा आता है? डर्मेटाइटिस, और अंततः प्राणी की क्या हो जाती है? डेथ। तो इस तरह से डायरिया की बात कर लें, डर्मेटाइटिस की बात कर लें, या डिमेंशिया की बात कर लें, और डेथ की बात कर लें। यहाँ पर डेथ लिखा हुआ है दोस्तों, इनकी बात कर लें तो इन कारणों के कारण इसे क्या नाम दिया? 4D रोग दिया। किस रोग को 4D रोग कहा जाता है? तो हमने कहा पेलेग्रा जो डिजीज है, इस पेलेग्रा डिजीज को क्या कहा जाता है? 4D रोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और मक्का खाने वालों में सबसे ज़्यादा होता है, ये इसकी विशेषता है। तो मक्का जो ज़्यादा खाते हैं तो वो भी मानव शरीर के लिए क्या है? नुकसानदायक है। वो किस रोग को जन्म देती है? इस प्रकार के रोग को जन्म देती है। ठीक है। डिमेंशिया का मतलब ये होता है कि एक तरह से पागलपन की स्थिति भी कह सकते हैं, या डिसीजन मेकिंग प्राणी नहीं ले पाता इस डिमेंशिया की बीमारी में। पेट संबंधी बीमारी डायरिया है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस, त्वचा संबंधी जो बीमारियां हैं वो डर्म स्किन को कहा जाता है, तो उससे संबंधित बीमारियां डर्मेटाइटिस डिजीज में आती हैं। और डेथ का आपको पता है, प्राणी की मृत्यु है। तो ये सारे जो इसकी विशेषताएं हैं, इन रोग में जो होता है वो इनसे संबंधित हैं। इन अंगों से या इन प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट इस पेलेग्रा डिजीज में होती हैं। इसीलिए इसको बोला हमने क्या? 4D रोग। ठीक है दोस्तों। तो 4D रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो हमने कहा विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से होता है, या हम ये कहें कि नियासिन की कमी से होता है। तो बात एक ही है कि नियासिन रासायनिक नाम है किसका? इस B3 का। तो नियासिन की कमी से भी कौन सा रोग होगा? तो हमने कहा 4D या पेलेग्रा जो रोग है वो नियासिन की कमी से होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम B3 के बाद में किसकी बात करेंगे? B5 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? B5। तो नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो B कॉम्प्लेक्स का कौन सा है? B5। चलिए दोस्तों B5 की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वही हमारे पास में प्रश्न आता है कि B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो B5 5 से आप ध्यान रख सकते हैं। पेंट वर्ड जो आता है कार्बन में, हम जब नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, तो उसमें C5 जब लिखते हैं तो पेंट के लिए लिखा जाता है। तो पेंट के आधार पर 5 पेंट के लिए लिखा जाता है। तो हमने कहा कि जो 5 B5 है उसमें पेंट जो वर्ड है वो ऐड है, और इसमें नाम है, इसका रासायनिक नाम वो है पेंटाथीनिक अम्ल। कौन सा है? पेंटाथीनिक अम्ल। तो किस विटामिन को पेंटाथीनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम है? तो हमने कहा B5। कौन सा रोग होता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है, जलन होती है पैरों में। ठीक है। बर्निंग फुट सिंड्रोम साधारण है, याद करने की या ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है। एक तरह से हमने कहा जलन पैरों में है, नाम दो याद रखने, रोग का नाम और इसका रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा पेशियों में जो लकवा है, पैरों में जलन है, ये इसकी विशेषताएं इस रोग की, किसकी? जिसको हमने बोला कौन सा? बर्निंग फुट सिंड्रोम। और रासायनिक नाम क्या है B5 का?
पेंटाथीनिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, जो कौन सा है, B6। क्या बोला हमने, B6। B6 की बात करें तो B6 का सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले रासायनिक नाम की बात करें तो B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या बोला हमने इसको, पायरिडॉक्सिन। तो किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, या रासायनिक नाम है, तो हमने कहा B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। कमी से कौन सा रोग होता है, तो कमी से जो रोग होता है वो रुधिर की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया या रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एनीमिया या रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। और ये रोग है क्या, खून की कमी, शरीर में खून की कमी हो जाती है, उस रोग को क्या कहा जाता है, तो रक्ताल्पता रोग उस रोग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये B5 और B6 की बातें होंगी। अब नेक्स्ट जो विटामिन है वो हम बात करते हैं किसकी, B7 की। किसकी बात कर लेते हैं, B7 की। चलिए दोस्तों, ये विटामिन जो है वो हमारे पास में कौन सा आता है, वो विटामिन आया हमारे पास में B7। कौन सा है, B7। इस B7 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले B7 का वही क्या, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम जो है B7 का वो है बायोटीन। क्या बोला जाता है इसको, बायोटीन। तो बायोटीन जो रासायनिक नाम है वो किस विटामिन का है, B7 का। किसका है, B7 का। इसके अलावा इसका रोग का नाम क्या है, या क्या प्रभाव है इसका शरीर में, तो बालों का झड़ना इसकी कमी से हो जाता है। B7 की कमी हो जाए तो बाल झड़ने लग जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि भाई कच्चे अंडे खाने वालों में ये सर्वाधिक होता है। तो कच्चे अंडे खाने वालों में सबसे ज़्यादा कौन सा रोग होता है, तो बाल उनके झड़ते हैं। ठीक है, और किस विटामिन की कमी हो जाती है तब बाल झड़ते हैं, तो हमने कहा बायोटीन या B7 जो है उसकी कमी हो जाए तो बाल झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, ये डिजीज B7 की कमी से होती है, बालों का झड़ना। इसके बाद में हम B7 के बाद में हम 9 की बात कर लेते हैं। तो 9 का जो रासायनिक नाम है, इस 9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। कौन सा है, फॉलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, फॉलिक एसिड से संबंधित बात अगर आती है तो फॉलिक एसिड की गोलियां आती हैं। कब यूज़ लिया जाता है, जब अल्सर या मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो उस समय ये काम में लिया जाता है। कौन सा, फॉलिक एसिड। ठीक है, अब रोग कौन सा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो इस फॉलिक एसिड की कमी से होता है। होता क्या है इसमें, रुधिर कोशिकाओं के निर्माण में ये योगदान देता है B9। इसके अलावा अगर कमी हो जाए तो अल्सर या छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अल्सर या छाले। तो हमने कहा कि जब छाले या अल्सर हो तो फॉलिक एसिड की गोलियां यानी कि इसकी उपलब्धता करवाई जाती है, ताकि ये छाले नष्ट हो जाएं या इनमें सुधार आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो कमी से मुंह में छाले या अल्सर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और हमने जो रोग है कमी से होने वाला वो कौन सा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। किस विटामिन की कमी से, तो हमने कहा 9 की कमी से, या हमने क्या कहा, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। तो ये 7 और 9 से संबंधित बातें हो गई। और हमारा जो लास्ट का जो विटामिन है कॉम्प्लेक्स का वो है B12। कौन सा है, B12। अब उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अच्छा विटामिन भी है दोस्तों B12। प्रश्न भी आता है, प्रश्न इसमें 2-3 टाइप के जो प्रश्न हैं वो 12 से बनते हैं। कौन से 2-3 टाइप के प्रश्न हमारे पास में आते हैं 12 से, उनकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का सबसे पहले प्रश्न कौन सा आता है हमारे पास में, रासायनिक नाम का। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालएमीन। साइनोकोबालएमीन। तो साइनोकोबालएमीन रासायनिक नाम किस विटामिन का है, तो हमने कहा B12 का रासायनिक नाम है। इसमें एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर देखो आप, साइनोकोबालएमीन में कोबाल शब्द आ रहा है। और कोबाल ये शब्द जो है वो कोबाल्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोबाल्ट से। और कोबाल्ट है क्या दोस्तों, कोबाल्ट एक धातु तत्व है। क्या है, धातु तत्व। तो यहाँ पर एक प्रश्न बढ़िया यहाँ ये आता है कि कोबाल्ट धातु तत्व निम्न में से किन विटामिन में उपस्थित होता है, या किस विटामिन में पाया जाता है। तो किस विटामिन में पाया जाएगा, B12 में। ठीक है, या हम ये कहें साइनोकोबालएमीन में पाया जाएगा। लेकिन साइनोकोबालएमीन तो देगा नहीं, क्योंकि उसमें कोबाल वर्ड आ रहा है। तो वो विटामिन वैसे देगा कि B1 होगा या B2 होगा, B7 होगा या B12 होगा। तो ये पूछा जाएगा। तो हमारे पास में राइट आंसर क्या होगा कि B12 में कोबाल्ट धातु तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न तत्व का भी पूछ सकता है कि कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तब भी कौन, कोबाल्ट। या पूछ ले धातु कौन सा होता है, तब भी कौन सा है, कोबाल्ट। क्योंकि कोबाल्ट जो एलिमेंट है वो कैसा है, धातुओं में आता है।
कैसा है, धातुओं में, क्योंकि हम एलिमेंट्स को 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। किन में, एक मेटल, एक नॉन मेटल, एक सब मेटल, ठीक है, धातु, उपधातु और अधातुओं में। और कोबाल्ट को हम क्लासिफाई कहाँ रखते हैं इसमें तत्वों में, तो धातुओं में हम कोबाल्ट को रखते हैं। इसलिए या तो पूछ ले तत्व या पूछ ले धातु, तो दोनों में ही कौन सा आएगा, कोबाल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा धातु तत्व पाया जाता है इस विटामिन B12 में, तो कोबाल्ट धातु तत्व पाया जाता है। ये हमारा एक प्रमुख प्रश्न इसमें से है, जो कि किस में से संबंधित है, वो विटामिन B12 से संबंधित है। लेकिन इसके साथ में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर कमी से एक रोग होता है जिसको हम कहते हैं पर्निसिस एनीमिया। कौन सा, पर्निसिस एनीमिया। पर्निसिस एनीमिया डिजीज इसकी कमी से होती है। इसके अलावा और क्या विशेषताएं हैं, आंत्र में जीवाणु द्वारा बनता है, आंत्र में जीवाणु द्वारा बनता है। कौन सा विटामिन, तो हमने कहा B12। ठीक है दोस्तों, कौन सा विटामिन, B12। यहाँ पर अगर हम मानव बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर इसकी बात करें, तो देखिए यहाँ विटामिन ए की बात करें, तो विटामिन ए जो बनता है मानव शरीर में अल्प मात्रा में, वो बनता है यकृत में या लिवर में। कहाँ बनता है, यकृत या लिवर में। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन डी की बात करें तो वो हमने बताया आपको कहाँ बनता है, त्वचा में। किसके द्वारा बनता है, त्वचा के द्वारा। किस में, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, हमने बताया सूर्य के प्रकाश में त्वचा द्वारा किस विटामिन का फॉर्मेशन, डी का फॉर्मेशन। और इसके अलावा विटामिन B12 और विटामिन के, इनकी अल्प मात्रा में जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन या आंत्र में। यहाँ पर हमने बताया आंत्र में जीवाणु द्वारा ये विटामिन बनता है। के में भी हमने ये बताया था कि आंत्र में जीवाणु द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये मानव शरीर के कुछ अंग हैं जिनमें इन ए, डी और B12 और के की क्या होती है, फॉर्मेशन होता है अल्प मात्रा में। तो शरीर भी इन विटामिन का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन से अंग, तो हमने कहा कि ए का फॉर्मेशन कहाँ, यकृत या लिवर में। इसके अलावा डी का फॉर्मेशन कहाँ, स्किन या त्वचा द्वारा। और B12 या के का फॉर्मेशन कहाँ, इंटेस्टाइन या आंत्र द्वारा भी अल्प मात्रा में इनका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आंत्र में ये बनता है कौन सा, 12। इसका कोई पादप स्रोत नहीं है, सोर्सेज इसका पादप का नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शाकाहारियों में इसकी कमी होगी। जो हार्बीवोरस हैं उनमें क्या होगा, ये कम पाया जाएगा। कौन सा, ये B12, क्योंकि इसमें ये है ही नहीं, पादप स्रोत है ही नहीं जब, तो केवल किस में पाया जाएगा, जंतु उत्पादों में, जैसे दूध है, मक्खन है, मांस है, इन सभी में उपस्थित होगा। इसके अलावा इसकी उपयोगिता और किस में पता है क्या, वो है RBC को परिपक्व करने में ये सहायक होता है। कौन सा विटामिन, तो हमने कहा B12, या हम ये कहें कौन सा, तो रासायनिक नाम की बात करें साइनोकोबालामीन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ B12 की जो उपयोगिता है या महत्वता है वो एक तो एलिमेंट के द्वारा होती है, कोबाल्ट धातु तत्व पाया जाता है, बनता है आंत्र में। इसके अलावा RBC को परिपक्व करने में भी क्या है, ये सहायक होता है। ठीक है, नाम क्या है, तो हमने कहा B12 का रासायनिक नाम कौन सा, साइनोकोबालामीन। और कमी से रोग कौन सा, पर्निसिस एनीमिया। तो इस प्रकार से बी कॉम्प्लेक्स के हमारे विटामिन कौन कौन से हो गए, B1, B2, B3, B5, इसके अलावा B7, B9 और B12। इन सब की हमने यहाँ पर चर्चा आपसे शेयर की। इसके बाद हमारे पास में जो विटामिन का जो अवयव है, फूड जो हमने अवयव पढ़ा रहे हैं हम आपको विटामिन, वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो विटामिन कौन कौन से हमने स्टडी किया, तो हमने कहा विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन, विटामिन सी, डी, ई और के, ये विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिनकी अलग अलग हमारे पास में क्या है, अलग अलग इनका महत्व है, शारीरिक महत्व है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये हमारा 5वां फूड एलिमेंट था या अवयव था भोजन का, और लास्ट जो अवयव है वो हमारे पास में बचता है कौन सा, जल। तो हमने अभी तक आपको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा खनिज लवण, विटामिन, इनकी यहाँ पर चर्चा हमारी हो गई है। अब हमारा अंतिम जो खनिज लवण, जो अंतिम जो अवयव बचा है वो कौन सा है, वो है जल। जल क्यों आवश्यक है शरीर में, क्या उपयोगिता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हमारा जो भोजन के संतुलित भोजन के अवयव हैं वो हमारा कंप्लीट होगा। जल क्यों आवश्यक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, जो लास्ट अवयव है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो अब लास्ट अवयव की बात कर लेते हैं, और वो लास्ट अवयव है हमारे पास में कौन सा है, वाटर या जल। कौन सा है, वाटर या जल, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जल से आपको एक बात पता है कि जल जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसके अलावा एक और बात
कि जल ऊर्जा नहीं देता, ये बात है। दूसरी बात ये आती है कि ये कार्बनिक कंपाउंड भी नहीं है, यानी अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, फिर हमारे पास में जब ऊर्जा ही नहीं दे रहा तो क्यों ग्रहण कर रहे हैं, तो हमने कहा जैविक क्रियाएं संपन्न होने के लिए अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है। तो उसी दौरान हमने विटामिन की बात की, खनिज लवणों की बात की, और उसके साथ साथ किसकी बात करेंगे, जल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जल क्यों आवश्यक है, तो क्रियाएं जो हो रही हैं उपापचयी क्रियाएं, उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है, या हम ये कहें जैविक जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं मानव शरीर में, उनके लिए किसकी आवश्यकता है, मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम कौन प्रोवाइड करता है, माध्यम प्रोवाइड करता है ये जल। कौन प्रोवाइड करता है, जल। तो इसलिए जल मानव शरीर में आवश्यक है। कितना मानव शरीर में जल है, तो हम ये मानते हैं कि लगभग 65 से 75% जो भाग है मानव शरीर का, वो क्या है, जल है। क्या है, जल। ठीक है दोस्तों, काम क्या है उसके लिए तो हमने बताया कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो शरीर की जैविक क्रियाओं और उपापचयी क्रियाओं के लिए क्या उत्पन्न करना, माध्यम प्रदान करना। क्या उत्पन्न करना, माध्यम प्रदान करना। कितना जल हमें पर डे चाहिए, तो लगभग 4 से 5 लीटर जो जल है वो हमारे लिए उपलब्धता रोजाना इस जल की आवश्यक होती है, ताकि हमारी जैविक क्रियाएं वो सुचारू रूप से चल सकें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मान लो जल की या लवणों की कमी हो जाए मानव शरीर में, जल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जब कम हो जाता है, किसी कारणवश कम हो जाए, कारणवश कम लूज मोशन हो जाए या उल्टियाँ हो जाए मानव शरीर में, तो पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उस स्थिति को हम निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। ठीक है दोस्तों, और ये क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन अगर लंबे समय तक है तो इसका मतलब प्राणी की मौत तक हो सकती है, मृत्यु तक हो सकती है। किसके द्वारा, इस निर्जलीकरण द्वारा। इसलिए हमें जो सब्स्टिट्यूट है वाटर का वो ग्रहण करना पड़ता है टाइम से या समय से। ठीक है दोस्तों, और जब इस तरह की पोजीशंस हमारी लूज मोशंस या उल्टियों में होती हैं, जिनमें डायरिया है, या इसके अलावा हमारे पास में पेचिस जो रोग आता है, उस समय इसकी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं, या हमारे पास में कुछ और जो डिजीज़ हैं जिनमें पानी का कमी होती है, निर्जलीकरण हो जाता है, तो उस समय बताया जाता है कि ORS का घोल जो है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, वो हम ग्रहण करते हैं, ताकि इनकी आपूर्ति, लवणों की और पानी की आपूर्ति होती रहे शरीर को, और सुचारू रूप से ये कार्य करता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये डिहाइड्रेशन की स्थिति आती है अगर वाटर की कमी शरीर में हो जाती है तो। लेकिन ये और क्या काम करता है, तो ताप को पसीने एवं वाष्पन द्वारा क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर को नियंत्रित करने में भी इस पानी की आवश्यकता होती है, यानी मानव शरीर का ताप है वो नियमित या नियंत्रित रहे, इसके लिए भी ये पानी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जल की आवश्यकता है। इस प्रकार से जो हमारे पास में संतुलित भोजन के अवयव हैं, उन सभी की हमारी चर्चा हुई। इनमें हमने बताया आपको कि संतुलित भोजन के अवयव, जिनमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा देने वाले अवयव हैं, और इसके अलावा जल, खनिज लवण और विटामिन जो कि ऊर्जा नहीं देने वाले अवयव हैं, उनकी सभी न्यूट्रिएंट्स की जो कि 6 प्रकार के हैं, इनकी सबकी चर्चा की। इसके साथ में रुक्षांश की हमने चर्चा और कर ली थी। और सारे जो अवयव हैं, सारे जो कंपोनेंट्स हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, संतुलित भोजन के अवयव हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब संतुलित भोजन की हमारी बातें यहाँ कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट इसके बाद में हमारा जो वीडियो है उसमें आएगा, उसमें हम डाइजेशन जो है, मानव में पाचन की जो क्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। पाचन तंत्र के जो अंग हैं उनके बारे में बात करेंगे, कैसे पाचन की प्रोसेस होती है और कैसे पचित भोजन का अवशोषण होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, इन सब की बातें हम पाचन तंत्र जो हमारा चल रहा है टॉपिक, इसके अगले वाले जो अंक है, अगला वाला जो पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।